Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal. सो मॉडल्स में देखते हैं आज हम कितना ठीक ठीक करते हैं। मैं व्रत रखने की बजाय कम खाना ज़्यादा पसंद करूँगा। रखना, ऑब्ज़र्व, व्रत रखने के लिए आता है ऑब्ज़र्व एंड व्रत, फास्ट। काश हमारे गांव में एक नदी होती। वह किसी का विरोध करने का साहस नहीं करता है। विरोध करना, अपोज, OPPOSE। हम अगले महीने एक कार खरीद भी सकते हैं। भगवान करे तुम्हारा नज़रिया बदल जाए। नज़रिया, पर्सपेक्टिव। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, ये है पर्सपेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव होता है भावी, भविष्य में होने वाला, जैसे प्रोस्पेक्टिव प्लान्स, भावी योजनाएं। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव वाइफ, भावी पति या भावी पत्नी, उसको वुड भी बोलते हैं। वुड बी हस्बैंड, वुड बी वाइफ। क्या एक मरियल आदमी को एक हट्टे कट्टे आदमी को चुनौती देनी चाहिए? मतलब क्या ये चीज़ शोभा देती है? मरियल वीडी एंड हट्टा कट्टा रोबस्ट, चुनौती देना, चैलेंज। बहुत कम लोग अपनी मिस्टेक्स मानने की हिम्मत करते हैं। मानना, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को सच्चाई के रूप में स्वीकार करना। क्या तुमने सबको अपनी सैलरी ज़रूर बतानी होती है? क्या वह हमारे स्कूल में पढ़ाया करती थी? तुम्हें वहाँ अकेले जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्या तुमने स्ट्रे डॉग्स को ज़रूर तंग करना होता है? तंग करना, टीज़, TEASE, टीज़ या ट्रबल। वह टीचर से कुछ भी पूछने का साहस नहीं करती है। सो जल्दी से कीजिए, फिर उसके बाद हम अपना देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। So now let us be ready to discuss the answers. मैं व्रत रखने की बजाय कम खाना ज़्यादा पसंद करूँगा। I would rather, अब मैं क्या ज़्यादा पसंद करूँगा? कम खाना। I would rather eat less than व्रत रखना, तो रखने के लिए observe, than observe a fast। कुछ लोगों की तबीयत नहीं अलाउ करती पूरा फास्ट रखने के लिए, तो वो सोचते हैं कि आई वुड रादर ईट लेस दैन ऑब्जर्व अ फास्ट। काश हमारे गांव में एक नदी होती। वुड दैट वी हैड अ रिवर इन आवर विलेज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड दैट देयर वर अ रिवर इन आवर विलेज। वह किसी का विरोध करने का साहस नहीं करता है, मतलब उसकी हिम्मत नहीं होती। ही डेयर नॉट, सॉरी, ही डेयर नॉट अपोज, विरोध करना, अपोज एनीबडी। हम अगले महीने एक कार खरीद भी सकते हैं, मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल सेंटेंस में पॉसिबिलिटी के लिए कैन कभी भी यूज़ नहीं होता। सिंपल सेंटेंस में कैन का मतलब है हम किसी की काबिलियत या पावर बता रहे हैं कि वो ऐसा कर सकता है। सो वी मे बाय अ कार इन द नेक्स्ट मंथ। अगर हम प्रेजेंट में माइट यूज़ करते हैं तो वो पॉसिबिलिटी और भी कमज़ोर हो जाती है। अगर हम यहाँ माइट लेके, वी माइट बाय, हम शायद ही खरीदें, यानी संभावना, पॉसिबिलिटी और कम हो गई। प्रेजेंट में भी यूज़ होती है मे की पास्ट फॉर्म, जब हमने कहना हो कि पॉसिबिलिटी शायद ही ऐसा हो। यहाँ पर तो 50-50% चांसेस हैं कि हम खरीद भी सकते हैं। माइट में चांसेस और भी कम हो गए। नेक्स्ट, भगवान करे तुम्हारा नज़रिया बदल जाए। अब बदल कौन जाए? तुम्हारा नज़रिया। तो हमारा सब्जेक्ट भगवान नहीं है, तो इसलिए हमें भगवान इंग्लिश में नहीं लिखना है। सो मे योर पर्सपेक्टिव ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब बदलना या चेंज, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। इसमें भी पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना ज़रूरी है। क्या एक मरियल आदमी को एक हट्टे कट्टे आदमी को चुनौती देनी चाहिए? अब चाहिए के लिए हम शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बिहेवियर से रिलेटेड बात है। मतलब जैसे मॉरली, नैतिक रूप से गलत है कि एक जो ताकतवर आदमी है वो कमज़ोर आदमी के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहा है। इससे मुझे एक जोक याद आया। एक बार एक मरियल सा आदमी अपनी फैमिली के साथ, थोड़ा दुबला पतला आदमी अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, तो एक पहलवान टाइप आदमी बैठा होता है। उसको पता नहीं किस बात पे गुस्सा आता है, तो वो उसको पतले से आदमी को चांटा लगा देता है। अब वो आदमी सोचता है कि गांव जाएंगे तो ये मेरा परिवार तो सबको बताएगा, तो कहता है कि तुमने मुझे तो मार दिया, तुम मेरी फैमिली को हाथ लगा कर दिखाओ। तो वो
ताकतवर तो होता ही है, वो उसकी वाइफ को, बच्चों को, सबको बारी बारी लगा देता है एक चांटा। तो कहता है अब ठीक है, अब गांव में जाकर कोई नहीं कहेगा कि मुझे मार पड़ी। सो क्या एक मरियल आदमी को, एक हट्टे कट्टे आदमी को चुनौती देनी चाहिए? ऑट टू होता है। अच्छा, मैंने भी गलती कर दी, मैंने टू लगाया ही नहीं, यहाँ पर टू आएगा। देखो कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लिखते लिखते मैं टू लगाना भूल ही गई। तो यहाँ टू लगाना है क्योंकि ऑट के साथ टू आता है। यहाँ पर ही ऐसे लगता है जैसे नॉट हो गया। ऑट अ रोबस्ट पर्सन टू चैलेंज। अब जो गलती मुझसे होगी आप मत कीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद टू लगाना है। सो ऑट अ रोबस्ट पर्सन टू चैलेंज अ वीडी पर्सन। वीडी होता है मरियल, कमज़ोर। बहुत कम लोग अपनी मिस्टेक मानने की हिम्मत करते हैं। वेरी फ्यू पीपल डेयर, हिम्मत करना, साहस करना। डेयर एक्नॉलेज, अब ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए देयर मिस्टेक्स। एक्नॉलेज की जगह आप कन्फेस भी लिख सकते हैं। अपनी गलती मानने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हमको लगता है कि हम अपनी गलती मानेंगे तो छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। गलती मानने से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम शायद हम हमारे अंदर अपने आप ही सुधार आ जाता है कि हम वो गलती नहीं करते हैं। क्या तुमने सबको अपनी सैलरी ज़रूर बतानी होती है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा रूल है। ये होता है अक्सर, जैसे कोई किसी को डांट रहा होता है कि उसने कोई काम किया और उसका नतीजा कुछ ख़राब निकला। जैसे मदर बच्चे को कहती है कि तुमने ये काम ज़रूर करना होता है, अब भुगतो उसका परिणाम। सो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, इसमें इनडायरेक्टली डांटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मान लिया उसने अपनी सैलरी बता दी तो अगले ही दिन कोई पहुंच गया उधार लेने। लोग आजकल फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं कि जहां उनको दिखता है कि कोई शरीफ आदमी है तो शराफत की कद्र करने की बजाय लोग सोचते हैं कि चलो इसका फ़ायदा उठाओ, जो कि गलत है। सो मस्ट यू टेल एवरीबडी अबाउट योर सैलरी। मस्ट का मीनिंग चाहिए भी होता है। जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि क्या मुझे ये दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, सो मस्ट आई कंटिन्यू विद द सेम मेडिसिन और मस्ट आई टेक दिस मेडिसिन। अब वो सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा कि मस्ट का मीनिंग चाहिए है या ये मीनिंग है। मोस्टली ये बेवकूफ़ियों वाले सेंटेंस होते हैं कि हमने कोई बेवकूफ़ी करी जिसका परिणाम गलत निकला, तो बोलने वाला हमको इनडायरेक्टली डांट तो रहा ही है और इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो मस्ट यू टेल एवरीबडी अबाउट योर सैलरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मस्ट यू टेल योर सैलरी टू एवरीबडी। क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या का जवाब भी और किसको का जवाब भी है, तो दोनों ऑब्जेक्ट से कैसे बनता है सेंटेंस ये आप जानते हैं। किसको का जवाब बाद में लिखोगे तो टू लगाना पड़ेगा। क्या वह हमारे स्कूल में पढ़ाया करती थी? पास्ट में ये काम हुआ करता था, यूज्ड टू। तो इसका क्वेश्चन बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हम यूज्ड को बाहर निकाल दें, जैसे ऑट टू यूज़ होता है ऐसे यूज्ड टू यूज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। सो यूज्ड शी टू, टू के बाद आपको मालूम है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टीच इन आवर स्कूल। दूसरा तरीका डिड, यानी हम यूज्ड को अंदर ही रहने देते हैं। डिड शी, जब हम डिड लगाएंगे तो यूज्ड का यूज़ हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। सो डिड शी यूज़ टू टीच इन आवर स्कूल। तुम्हें वहाँ अकेले जाने की ज़रूरत नहीं थी आ गया, तो यू नीड नॉट हैव। अगर ज़रूरत नहीं है होता तो हम केवल नीड नॉट लगाते, हैव नहीं लगाते। सो यू नीड नॉट हैव लगा दिया तो अब थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। सो यू नीड नॉट हैव, आज क्या हो गया मुझे, ये क्या गलती कर दी मैंने, THERE की जगह मैंने दूसरा वाला देयर लिख दिया। सो आई एम सॉरी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर अनअकम्पनीड। अनअकम्पनीड होता है बिना किसी को साथ लिए हुए, या अलोन भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्या तुमने स्ट्रे डॉग्स को ज़रूर तंग करना होता है? ये इसी तरह का सेंटेंस है। अब किसी ने स्ट्रे डॉग यानी जो गलियों में आवारा डॉग्स होते हैं उसको किसी ने जानबूझकर छेड़ा होगा तो उसने काट लिया होगा। तो अब घर के लोग कहते हैं, तुम जब उनको पता चलता है कि सारी कहानी क्या थी, सो मस्ट यू टीज द स्ट्रे डॉग्स, तुमने ऐसा ज़रूर करना होता है, अब आप भुगतो उसका परिणाम।
वह टीचर से कुछ भी पूछने का साहस नहीं करती है, यानी उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। शी डेयर नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द टीचर, एक तरीका। शी डेयर्स नहीं लिखना, क्योंकि मोडाल्स के साथ एस और एस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। शी डेयर नॉट आस्क द टीचर, यानी हमने किसको पहले लिख दिया, क्या बाद में लिख दिया। शी डेयर नॉट आस्क द टीचर एनीथिंग, दोनों तरीके ठीक हैं। शी डज़ नॉट डेयर, अब ये डेयर इस तरीके से भी यूज़ होता है, ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी, नीड और डेयर दोनों के बारे में। सो आई होप आपकी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि आप मॉडल्स में एक्सपर्ट होते जा रहे हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।